Hello everyone, welcome to live study. Myself Abhishek Kumar going to start your next topic that is how फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड का सेकेंड पार्ट। तो पिछले वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब इस वीडियो में उसका सेकेंड पार्ट है जो लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में कवर करना। तो लैंग्वेज पॉलिसी के बेस पे भी फेडरलिज्म जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक बात जो ये है कि हम लोग के कंट्री में बहुत से रिलीजन, बहुत से लैंग्वेज फॉलो करने वाले लोग हैं, बहुत से लैंग्वेज जो है वो चलता है। तो बेसिकली यहाँ का इंडिया का जो है वो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम या एनीथिंग, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को माना गया था और माना गया है अभी तक। मीन्स ओवरऑल जो इंडिया का 40% पॉपुलेशन जो है, अप्रॉक्स 42% जो है वो हिंदी लैंग्वेज जो है यूज़ करता है। इसलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज है। मीन्स ऑफिसेस में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वगैरह में जो है यूज़ किया जाता है हिंदी। ठीक है, और बाकी और भी अदर लैंग्वेज जो है 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी हिंदी के साथ में बाकी 21 और लैंग्वेज ऐसे हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो है माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। मीन्स 21 और लैंग्वेज जो है इंक्लूडेड है। क्लियर है? मीन्स ओवरऑल कंट्री में 22 लैंग्वेज जो है वो चलता है एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स कैन ऑप्ट एनी लैंग्वेज। इसका मतलब मीन्स कोई भी कैंडिडेट जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर एग्ज़ाम होता है तो उस केस में जो वहाँ का जो लैंग्वेज है, मीन्स इनमें से 22 में से जो भी लैंग्वेज वहाँ पे चलता हो एज वेल एज इंग्लिश, उसको ऑप्ट कर सकता है जो उनके लिए सूटेबल हो, जो वो कंफर्टेबल है जिसमें एग्ज़ाम देने के लिए। मीन्स कोई भी प्रेशर नहीं है कि एक ही लैंग्वेज को, हिंदी, इंग्लिश या फिर मलयालम, तमिल, जो भी लैंग्वेज है, बहुत सा उड़ियन, मतलब कोई भी मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता है कि यही लैंग्वेज आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। तो कोई भी लैंग्वेज जो है ऑप्ट किया जा सकता है किसी भी कैंडिडेट के द्वारा। ठीक है, स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ हर एक स्टेट का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है। हर एक स्टेट का नहीं, जो भी जितने भी स्टेट्स हैं अपना ऑफिशियल लैंग्वेज उनका है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैं बताया कि अब हर स्टेट का अपना, बहुत से स्टेट का अपना लैंग्वेज है, लैंग्वेज बेसिस पे जो बनाया गया है। जैसे गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, मराठा लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, और ये गुजरात जो गुजराती लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सब। ठीक है, तो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज भी बहुत से स्टेट्स का है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी वही रहे। स्टेट का भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज वाज टू स्टॉप। देखिए, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, ये कॉशियस यूज ऑफ द स्प्रेडिंग हिंदी श्रीलंका, जैसा श्रीलंका में हुआ था। मीन्स जितने भी सिन्हालीज स्पीकिंग थे वो तमिल को नेगलेक्ट कर रहे थे, ताकि तमिल स्पीकिंग थे वहाँ को मतलब नेगलेक्ट करके चल रहे थे। तो फर्दर कंट्री स्प्लिट होने के कगार पे आ गया था। मीन्स सिविल वार का मेन रीज़न जो था वो बेसिकली लैंग्वेज ही था। मीन्स उनको नेगलेक्ट किया जा रहा था, जो सिन्हालीज थे वो नेगलेक्ट कर रहे थे। और ऐसा इंडिया में भी होने वाला था। मीन्स हिंदी को ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा मतलब कॉशियस लिया गया और हिंदी को मीन्स प्रमोट जो है ज़्यादा किया जाने लगा, और हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज बनाने का कोशिश किया जाने लगा, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाया जाने लगा 1965 के केस में। अगर ऐसा हो जाता तो मे भी बहुत से चांसेस थे कि बहुत से कंट्री जो, बहुत से स्टेट जो है वो स्प्लिट हो सकते थे। और इसी को लेकर के तमिलनाडु जो है वहाँ पे और भी बहुत से स्टेट्स में मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि तमिलनाडु या जो जितने भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है, नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जो हिंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो वो सारे लोग चाहते थे कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहे, इसलिए वो मूवमेंट स्टार्ट किए। मीन्स ताकि इंग्लिश जो है उनका ऑफिशियल लैंग्वेज ना हटे। ऐसा अगर बाद में ये वायलेंस वगैरह भी हो गया इसको लेकर के, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है वो हटाया जा रहा था। बहुत से लीडर्स जो हैं वो जिद पे आ गए थे इसलिए। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। और लेटर ऑन डिबेट फॉर हिंदी वर्सेस इंग्लिश, और ये कंटिन्यूटी मीन्स जो बहुत से लैंग्वेज के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत सा डिबेट वगैरह हिंदी इंग्लिश के बीच में होते रहता है। और भी अदर लैंग्वेजेस अलग अलग जो स्टेट्स के हैं वहाँ के, उनके बीच में अगर कुछ भी मैटर हो या फिर कुछ भी सेंटर स्टेट रिलेशन या मतलब किसी भी तरह का कुछ भी
चेंजेस लाना हो या कुछ लॉज इंप्लीमेंट करना हो तो लैंग्वेजेस का हिंदी वर्सेस इंग्लिश दोनों का या सब और भी अदर लैंग्वेजेस उनका यूज किया जाता है, ठीक है। एंड द प्रमोशन ऑफ हिंदी स्टिल कंटिन्यूज। तो अभी भी हिंदी का जो प्रमोशन है वो किया जा सकता है इंडिया में। कोई भी पर्सन है, कोई भी लोग है हिंदी को प्रमोट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रमोशन का ये मतलब नहीं होता है कि इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। इम्पोजिशन मीन्स ज़बरदस्ती कोई भी अगर स्टेट है, कोई भी स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी मीन्स अगर वो स्टेट का फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज के मतलब जो यूनिवर्सिटी है वहाँ तमिल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है या यूज़ किया जाता है, उस केस में वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, हिंदी को एज आ इम्पोज नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे तमिल जो है लैंग्वेज नहीं यूज़ किया जाना है, हिंदी ही यूज़ किया जाना है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा, हम लोग के फेडरल कंट्री के मतलब फेडरलिज्म के खिलाफ हो जाएगा हम लोग के कंट्री के लिए। क्लियर है? तो ये सारा बात आपको क्लियर होगा, बहुत ही ईजी वे में मैं बताया हूँ आपको। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन। ये एक और तरीका है जिससे सेंटर और स्टेट के बीच में और फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और क्या क्या पहले हुआ और क्या इसको चेंजेस लाया गया, कैसे लाया गया, उसको हम लोग को देखना है सेंटर स्टेट रिलेशन में। सबसे पहली बात, वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। मीन्स फेडरलिज्म को और बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए एक दूसरा तरीका सेंटर स्टेट रिलेशन। मीन्स पहले के टाइम में मीन्स 1947 के बाद से, उस जब से भारत देश जो है आज़ाद हुआ उसके बाद से जब सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वो चलता था, मीन्स कांग्रेस ओवरऑल कंट्री में रूल करती थी। हर एक जगह पे छोटे छोटे पार्टीज कहीं पे भी बने हुए थे, वो अलग बात था, लेकिन ओवरऑल कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती थी और जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी कांग्रेस जो है रूल किया करती थी स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है। लेटर ऑन जब बहुत सिंगल पार्टी जो है मीन्स स्टेट कांग्रेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चला, तो जितने भी छोटे पार्टीज़ थे, मतलब जो रीजनल पार्टीज़ जो बने हुए थे, राइवल पार्टीज़ जो स्टेट्स में कुछ स्टेट में थे, उनको नेगलेक्ट किया जाने लगा, उनका पावर जो था वो लेटर ऑन डिसमिस किया जाने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये मिसयूज़ किया जा रहा था, मतलब जो स्टेट्स हैं उनका पावर को, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। दिस मीन्ट स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स थे वो एज ए ऑटोनोमस वर्क नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म तक अगर सेम पार्टी रूल करती है तो उस केस में पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को वो वैल्यू नहीं दे रही थी और वहाँ का पावर को स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो इम्पोज नहीं हो पा रहा था क्लियरली, जिसके कारण स्टेट का जो है अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होना, पावर का अस्तित्व जो है खत्म होने जा रहा था, ऐसा होने वाला था। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज पावर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट अंडरमाइंस स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका बहुत बार मिसयूज़ किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया उसके विरुद्ध, और स्टेट का जो पावर था उसको डिसमिस कर दिया गया बहुत बार, जिसके कारण कुछ और चेंजेस जो है बाद में लाया गया, जो कि फेडरलिज्म की स्पिरिट को धक्का पहुंचता है इससे, ठीक है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और अभी भी नहीं हो सकता है ये। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई और पार्टी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी है तो वो डिसमिस नहीं कर सकती अभी भी, ठीक है। अगर वो कुछ भी ऐसा नहीं करता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर नहीं जाता है, फिर भी अगर डिसमिस किया जाता है तो वो गलत बात है। मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल गवर्नमेंट का बात नहीं मानता है कोई भी स्टेट, तो उसके लिए अलग लॉज हैं, वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। ये सब आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ही। आफ्टर 1990 राइज ऑफ द रीजनल पार्टी इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये सारा चीज़ जब होने लगा तो 1990s के टाइम में, मतलब 50 से 1990 के आसपास तक ये सारा सिस्टम जो है वो चलता आ रहा था। लेटर ऑन थोड़ा ख़राब हो गया सिचुएशन। बाद में 1990 में रीजनल पार्टीज़ बहुत से इमर्ज होकर आए। मीन्स हर एक स्टेट में, बहुत से स्टेट्स में छोटा छोटा पार्टी बन करके आया, और वो पार्टीज़ जो हैं वो धीरे धीरे बहुत मेंबर्स उसमें ज्वाइन किए, तो वो पार्टी जा कर के बड़ा हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनका कुछ पावर चला गया, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनका कुछ पार्टी या कुछ मेंबर्स जो है वो सरकार बनाने के लायक हो गए थे, और स्टेट गवर्नमेंट में भी जितने भी रीजनल थे वो।
तो उस केस में क्या हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट का इरा चला। व्हाट इज़ कोएलिशन गवर्नमेंट, ये पिछले वीडियो में भी मीन्स पिछले चैप्टर में भी मैं आपको बताया हूँ। क्या है कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब, जब भी कभी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स अगर एक्वायर नहीं कर पाता है कोई एक गवर्नमेंट, जो सेंट्रल में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, अगर एक्वायर नहीं कर पाता है तो कुछ मेंबर्स जो हैं लिए जाते हैं अदर पार्टीज़ के, मीन्स मिलाए जाते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है मीन्स ओवरऑल सीट्स जो फॉर्म हो जाए, मीन्स मेजोरिटी ऑफ सीट जितना चाहिए वो हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी 543 सीट्स है लोकसभा के लिए मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन के लिए। अगर 543 उसमें 273 जो है वो मेजोरिटी सीट्स होना चाहिए, तभी जा करके सरकार बन सकती है किसी एक पार्टी का, ठीक है। तो अगर 273 सीट्स अगर एक पार्टी एक्वायर नहीं करता है तो कोई दूसरे पार्टी से वो सीट्स जो है मेंबर्स को ले सकता है, और उसको बदले में उसको कुछ पावर जो है शेयर करना पड़ेगा उनके बीच, और इसी को हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। और कोएलिशन गवर्नमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहली बात, मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट आर्बिट्री मैनर। सुप्रीम कोर्ट का जब ये डिसीजन आया कोएलिशन गवर्नमेंट को लेकर के, तो बाद में ये बहुत ही मुश्किल हो गया था मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर को डिसमिस कर दे। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी वर्क करती है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पार्टी वर्क कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिना मतलब का या बिना रीज़न का उसको डिसमिस नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ये 1990s के बाद हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था तब से। फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन 1950s। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम तक फेडरल पावर शेयरिंग जो था वो उतना इफेक्टिव नहीं था। मीन्स पावर शेयरिंग देखिए कितना ही बहुत ही अच्छा हुआ जब से ये कोएलिशन गवर्नमेंट हुआ। मीन्स अगर ऐसा नहीं होता, हो सकता था कि जो फेडरल जो हम लोग का कंट्री है वो लिटिल बिट फेडरल ना रह करके कुछ और चेंजेस हो सकता था इसमें, ठीक है। लेकिन जिस 1950s के टाइम में मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का फ्रेम हुआ था, बना था, उस टाइम से काफ़ी हद तक अभी इफेक्टिव हो गया है पावर शेयरिंग जो है वो, ठीक है। फेडरल पावर शेयरिंग क्लियर है। नेक्स्ट है, कोएलिशन लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी एंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो कोएलिशन जो है न्यू कल्चर को इमर्ज करता है और रिस्पेक्ट मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनको अपना राइट मिल रहा है, अपना पावर मिल रहा है, तो वो लोग भी खुश हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो भी खुश है। और जितने भी अलग अलायंस के अलग ग्रुप के लोग जो हैं अलग पार्टी के लोग हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि उनका मेंबर्स जो है वो वर्क कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनको जो डिमांड है वो पूरा हो रहा है। तो किसी भी तरह का दिक्कत इससे नहीं हो रहा है। और मन चाहे मीन्स जब चाहे तब, और चेक्स एंड बैलेंसेस का भी काम होते चला जा रहा है साथ में। मीन्स ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे जब चाहे या जो भी चाहे वो कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। ये आपका जो हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड है उसका बेसिक जो पॉइंट था वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ेंगे और आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।